दोस्तों, ये कहना गलत है कि केवल अंग्रेज ने भारत को लूटा, क्योंकि अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि मुसलमानों ने किस कदर भारत को लूटा है। हम में से ज्यादातर लोग तो यही जानते हैं कि साल 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके बाद से ही भारत में मुसलमानों के आने की शुरुआत हुई थी। पर आपको बता दें कि यह जानकारी सच तो है, लेकिन साथ ही ये अधूरी भी है। दोस्तों, मुसलमानों के भारत में आने और इस्लाम के भारत में पनपने की शुरुआत 711 ईस्वी से शुरू हुई थी। इससे पहले भारत के किसी भी कोने में कोई मुसलमान नहीं था, और यही वो समय था जब मुसलमानों ने यूरोपियन देश स्पेन में भी कदम रखे थे। अब मुसलमानों का किस वजह से भारत में आगमन हुआ, इसे लेकर कई सारे इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख बात यह है कि साल 711 ईस्वी में सिंध के कुछ ताकतवर और खूंखार लुटेरों ने बगदाद के मुसलमान जहाज को बंधक बना लिया था, जिसमें गैर कानूनी ढंग से दर्जन भर बगदाद के सिपाही सिंध नदी का पानी ले जा रहे थे। लुटेरों ने सिपाहियों को बंधक इसलिए बनाया था क्योंकि वो लोग पानी ले जाने के बदले किसी भी तरह की फिरौती नहीं देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये लोग बगदाद से इतनी दूर पानी लेने क्यों आया करते थे? तो आपको बता दें कि पहले के समय में मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट सेंटर एशिया में ही रहते थे, यानी कि बगदाद और अरब के देशों के आसपास, और इस तरह की ज्यादातर जगहों पर रेत की मोटी चादर बिछी हुई है और पानी का दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। यही वजह है कि इन लोगों को पानी लेने के लिए इतनी दूर आना पड़ता था। आपको बता दें कि जिन सिपाहियों को समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाया था और साथ ही बगदाद के पानी वाले जहाज को जिस जगह पर रखा गया था वो जगह सिंध में आती थी, और जब बगदाद के बादशाह और सिंध के राजा के बीच सारे राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास असफल हो गए, तब जाकर सिपाहियों को छुड़वाने के लिए हजाज बिन यूसुफ, जो कि उस समय के बगदाद के बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने मात्र 17 साल के कम उम्र वाले सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को एक छोटी सी सेना के साथ सिंध के राजा दाहिर से युद्ध करने के लिए भेज दिया था। और यही वो समय था जब मुसलमानों ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और वहां पर अपना राज कायम कर लिया। उस समय सिंध भारत का हिस्सा हुआ करता था और सिंध ही वो पहला राज्य था जो मुसलमानों के अधीन बना था। और फिर मात्र 2 साल के अंदर अपने आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों को जीतकर बिन कासिम ने उन्हें अपने कब्जे में कर लिया, जिसमें आज का जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान भी शामिल था। इन सभी राज्यों को जीतने के बाद बिन कासिम की अगुवाई में इन सभी राज्यों को खलीफा का पूर्वी प्रांत बना दिया गया। ये तो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से की बात थी, जहां साल 711 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक मुसलमान भारत के केवल उत्तर पश्चिमी इलाके तक ही सीमित थे। हालांकि इस बीच उनके निशाने पर दिल्ली भी बनी हुई थी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब दिल्ली सबसे ताकतवर और सबसे अमीर शहरों में से एक था। कई सारे मुसलमान हमलावरों ने दिल्ली पर कब्जा जमाने की कोशिश करी, लेकिन दिल्ली की ताकतवर राजपूत की सेना के सामने उनकी एक न चली। फिर साल 1192 ईस्वी में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुसलमान शासक ने भारत की राजधानी और उस समय के सबसे अमीर शहर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम यहाँ पर मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली को जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के ऊपर 17 बार हमला किया और हर बार युद्ध के अंत में माफी मांगने के कारण पृथ्वीराज चौहान ने उसे माफ कर दिया। लेकिन 18वीं बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार राजपूतों के ही एक राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धूल चटाने के लिए और अपनी आपस की दुश्मनी के कारण उन्होंने मोहम्मद गोरी की इस युद्ध में मदद करी, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने दिल्ली को हर तरफ से लूटना शुरू कर दिया। कई सारे मंदिरों को तोड़कर खजाने को लूटा, जमीन के अंदर धंसे खजानों को भी उसने नहीं छोड़ा। कई सारे खजाने लूटने के बाद जब मोहम्मद गोरी का मन भर गया तो उसने दिल्ली और अपने जीते हुए बाकी सारे राज्यों की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी और वो खुद गजनी वापस लौट गया। और इसी के साथ भारत में अब मुसलमान वंश की शुरुआत हुई। सन 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर जिन तुर्क शासकों द्वारा राज किया गया उसे गुलाम वंश कहा जाता है। गुलाम वंश का शासन लगभग 84 सालों का था। इसके शासन में भी भारत के अंदर खूब सारी लूटमार हुई, खूब सारा पैसा या फिर ये कह लीजिए कि उस समय सोने और अशरफियां मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी के खानदान के पास जाता था। गुलाम वंश के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश ने शासन की शुरुआत की। इस वंश का शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक चला और खिलजी ने भारत में काफी लूट मचाई थी।
कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का वफादार गुलाम गफूर जब दक्षिणी भारत में हमला करने के लिए गया तो वहां पर वो लगातार 3 सालों तक आसपास के सभी छोटे राज्यों को लूटता रहा और 3 साल बाद जब वो वापस दिल्ली पहुंचा तो उसने अलाउद्दीन खिलजी के सामने 300 से भी ज्यादा ऐसे बक्से खोले जिनमें कई सारे सोने की अशर्फियां मौजूद थीं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 3 साल के अंदर 300 बड़े बड़े बक्सों में भरकर सोने की अशर्फियां वो लाया था। खिलजी वंश के बाद दिल्ली में सल्तनत तुगलक वंश की शुरुआत हुई, जिसके बाद 1491 से लेकर 1526 तक दिल्ली में लोधी वंश का शासन रहा था। इसके बीच भी कई सारे छोटे मोटे सुल्तानों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन 1526 ईस्वी में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें दिल्ली की सल्तनत के अंतिम लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के युद्ध में हारने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। इस वंश का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। कई इतिहासकार कहते हैं कि बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर वंश का 5वां और अपनी माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंश था। 1530 में बाबर की मौत हो गई। उसके बाद हुमायूं मुगल बादशाह बन गया, लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। साल 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज युद्ध के बाद हुमायूं को अपनी ताकत का अंदाजा लग गया था, क्योंकि इन दोनों ही युद्ध में वो हार गया था और शेर शाह सूरी ने इन दोनों युद्धों को जीतकर दिल्ली पर राज कायम किया और वो खुद दिल्ली का बादशाह बन गया। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद दिल्ली पर सूरी वंश के शासकों के अधिकार रहे थे, पर उनकी सैनिक ताकत भी वक्त के साथ कमजोर होती गई। इसलिए मौके का फायदा उठाकर हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से हमला किया और उसे वापस अपना बना लिया और उसने 1555 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना करी, जब तक भारत में ब्रिटिश राज कायम नहीं हो गया। सन 1857 तक दिल्ली पर मुगलों का दबदबा रहा और इन 300 सालों में मुगलों ने भारत में कई सारी इमारतें बनवाई, लेकिन मुगलों ने भारत को जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा छीन भी लिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भारत को लूटने वाले केवल अंग्रेज नहीं थे, बल्कि मुसलमानों का भी बहुत बड़ा हाथ था। वो तो मुसलमानों ने जो छोड़ा था उसे अंग्रेजों ने लूट कर अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि भारत में मुसलमान कब आए और उन्होंने क्या क्या किया, जिस पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।